मेंशन किया था कि हम लोगों के आइसोमरिज्म वाले पार्ट में कौन कौन से आइसोमर्स को हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो उसमें जैसे चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, मेटामर, ये चार चीजों की बात कर रहे थे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर वाले पार्ट में। सबसे पहले ये चार फंक्शनल ग्रुप्स का डिस्कशन करना था अपने को, जिसमें से हम लोग दो पार्ट का डिस्कशन लास्ट क्लास में कर चुके थे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बहुत ही बेसिक टाइप का आइसोमर है, उसमें तुमको केवल ध्यान कुछ कुछ चीजों का एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपलिस्टिक आइसोमरिज्म वाला पार्ट है, क्योंकि तुमको केवल पहचानना होगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। अगर फंक्शनल ग्रुप पहचान लिए तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, एक मिनट। लेक्चर 2 फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, चलो ठीक है। चलो ध्यान दो। जैसे अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की बात करें, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर वाले पार्ट में हम लोगों को सिंपली ये देखना है कि हम लोगों के गिवन कंपाउंड में, और कभी भी ऐसा नहीं होगा नॉर्मली कि सवाल में ये पूछे कि इस कंपाउंड के सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाओ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में मल्टीपल टाइप का आइसोमर बन सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है जैसे लास्ट क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि हम लोगों का इथर वाला पार्ट है या अल्कोहल वाला पार्ट है, तो जैसे इथर अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, तो वो तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, मतलब उसमें नो डाउट। इस तरीके से अलग अलग टाइप के मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। लेकिन हम नॉर्मली इस तरह का सवाल नहीं देखे हैं कि एक सवाल में ऐसा बोला गया है कि फाइंड ऑल द टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ऐसा सवाल नॉर्मली फ्रेम किया हुआ हम आज तक नहीं देखे हैं। हमेशा ये रहता है कि ये दो कंपाउंड है, इन दोनों के बीच में आइसोमर बताओ, तो उसमें एक ऑप्शन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तब बोलेंगे जब गिवन टू कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप अलग हो। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जैसे हम लोग जो फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, तो उस फंक्शनल ग्रुप में हम लोग तो नोमेनक्लेचर में कितना फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किया टोटल? बताओ कोई, नोमेनक्लेचर में कितना फंक्शनल ग्रुप टोटल डिस्कस किए? 11। 11 नहीं डिस्कस किए थे, टोटल पूछ रहे थे। 17। 17? 16। हम लोग 16 फंक्शनल ग्रुप, ये हम सबसे शुरुआत में मेंशन किए थे फंक्शनल ग्रुप, बट नोमेनक्लेचर में कितने फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए हम लोग? फिर 11। 11 नहीं था, और थोड़ा जोर डालो दिमाग पे। 1 + 1 क्यों बोलो? 11 तो लिस्ट में था, प्रायोरिटी लिस्ट में, जिसमें एनहाइड्राइड को हम लोग इंक्लूड नहीं किए थे। एनहाइड्राइड बिल्कुल अलग टाइप का नोमेनक्लेचर में हम लोग कंसिडर किए थे। तो टोटल नॉर्मली 12 फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे थे। उस 12 फंक्शनल ग्रुप के अलावा हम लोगों का और भी फंक्शनल ग्रुप था, जैसे अल्काइल हैलाइड वाला पार्ट था, या नाइट्रो ग्रुप था, आइसोसाइनाइड ग्रुप था। तो इस तरह के भी फंक्शनल ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे थे जो हम लोग मेंशन करते हुए चल रहे थे। तो बेसिकली जैसे ऐसा मत सोच के चलना कि हम लोगों का जितना नोमेनक्लेचर का फंक्शनल ग्रुप है उतना ही फंक्शनल ग्रुप होगा। पहला चीज तो ये है कि फंक्शनल ग्रुप कैसे पहचान रहे थे हम लोग, तो वो सिंपल सा चीज था कि कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एटम हुआ तो उसको फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। इनफैक्ट ये भी चीज ध्यान रखना, एक अल्कीन अल्काइन भी फंक्शनल ग्रुप ही है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब हम लोग सबसे बेसिक डिफिनेशन क्या मेंशन किए थे कि एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो पूरे कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है, वो प्रॉपर्टी फिजिकल हो या केमिकल हो उससे मतलब नहीं है, बट जो पूरे कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है। तो एक अल्कीन अल्काइन अल्केन से अलग प्रॉपर्टी रखता है। जैसे मान लो कि 10th क्लास में एक रिएक्शन दे रखा है हाइड्रोजनेशन, तो अल्कीन में हाइड्रोजनेशन होगा, अल्काइन में होगा, बट अल्केन में नहीं होगा। तो एक डिफरेंस यहाँ से क्रिएट हुआ। अल्कीन का जो रिएक्शन का रेट है वो अल्काइन से अलग होता है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जो अल्कीन अलग तरीके से देता है, अल्काइन अलग तरीके से देता है। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी में वेरिएशन हुआ। तो इसके वजह से हम लोग अल्कीन अल्कीन अल्काइन को भी एक फंक्शनल ग्रुप में डाल सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम हेट्रो एटम्स, मतलब कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम, अल्कीन अल्काइन का भी एक्स्ट्रा थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना है। तो कंपाउंड विद डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। सिंपल ऐसा, या फिर कॉल्ड एज भी नहीं, सीधा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऐसा मेंशन कर सकते हैं। जहां कहीं भी फंक्शनल ग्रुप अलग हो वहां पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोला जा सकता है। जैसे 10th क्लास में जो एग्जांपल्स दे रखे थे उसमें सबसे स्टैंडर्ड एक एग्जांपल होता है अल्कोहल एंड ईथर, जो 10th क्लास पे के लेवल पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑल्दो ये सब इतना बेसिक है कि तुमको मालूम होगा, बट हम फिर भी बस मेंशन कर रहे हैं। जैसे हम लोग एसिड की बात कर सकते हैं और ईस्टर, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि एसिड और ईस्टर ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। जैसे उसको इस तरीके से समझो, मान लो कि हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड है,
और 4 कार्बन है ना टोटल, तो 1 2 3, मान लो ये कंपाउंड दे रखा, तो ये दोनों हम लोग का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि ऊपर में 4 कार्बन, नीचे में टोटल मिला करके 4 कार्बन, 2 ऑक्सीजन और 1 अनसैचुरेशन। तो लास्ट क्लास में बोला था कि नंबर ऑफ एटम्स, केवल मेन एटम्स का कैलकुलेशन करना, कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम, तो कार्बन हो गया, ऑक्सीजन वाला पार्ट 2 हो गया, और अनसैचुरेशन रिलेट कर लेना। तो अनसैचुरेशन में 2 अनसैचुरेशन दिख रहा है, बेसिकली हम लोग को अब हाइड्रोजन काउंट करने की, सॉरी 1 अनसैचुरेशन दिख रहा, तो हम लोग को हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट सेम होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तब आइसोमर की बात कर सकते हैं। और ऊपर वाले केस में कार्बोक्सिलिक एसिड है, नीचे वाले केस में ईस्टर है, मतलब दोनों के दोनों हम लोग के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। लेकिन हम लोग अगर मान लो ये कंपाउंड बनाते, तो इस कंपाउंड में भी 4 का कार्बन चेन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। और इस बार हम लोग के पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है और दूसरा अल्कोहल है। तो ऑब्वियस सी बात है, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल का जो प्रॉपर्टी है वो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टी से डिफरेंट रहेगा ही रहेगा, एकदम ऑब्वियस सी बात है। तो इस केस में ये दोनों भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। तो ये जो हम यहाँ पे नाम मेंशन कर रहे हैं, इस नाम में हम बस 2 एकदम बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स मेंशन किए थे, बट ये कोई रूल नहीं है कि हमेशा एग्जैक्टली अल्कोहल और इथर ही होना चाहिए। कुछ भी डिफरेंस दिखाई दे फंक्शनल ग्रुप के टाइप में, हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलेंगे। बट कुछ कुछ नाम का अपने को ध्यान रखना है। जैसे एक तो ये चीज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, ये हम लोग के ध्यान में नहीं रहता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को अमाइन फंक्शनल ग्रुप बोला जाता है, बट तीनों का जो केमिकल रिएक्टिविटी है और तीनों के जो केमिकल रिएक्शंस है वो अलग अलग होते हैं। तो इस केस में इन तीनों को हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलते हैं। ये एक पार्ट तुम लोग को अच्छे से ध्यान होना चाहिए। मतलब अमाइन भी अगर डिग्री चेंज कर दे तब उस केस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बन जाएगा। तो अगर अमाइन वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं तो अमाइड वाला पार्ट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट इसके नीचे दूसरा पार्ट जो ध्यान रखने लायक है कि अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड दे रखा, तो इस चीज को भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोला करेंगे। ये 2 एग्जांपल ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरा एग्जांपल में हम लोग फिनॉल एंड अल्कोहल, इस एक चीज का ध्यान रखना है। फिनॉल का मतलब क्या होता है, बोलो कोई भी, फिनॉल का मतलब क्या है? Benzene ring with OH. बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप वाला पार्ट हम लोग लेके चल सकते हैं। किसी का नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, अरविंद गायब हो गया है। शाबिन कब का गायब है? नहीं आया तो था क्लास में। जो बहुत पहले दिखाया था अरविंद। क्या है? एक मिनट, उसको मैसेज कर देते हैं। आ गया सर। आ गया, ओके। अरे अरविंद, तुम्हारा नेट कब डिस्कनेक्ट हो गया था? कहाँ से छूटा तुम्हारा क्लास? अरविंद आवाज आ रहा है? सर आप वो बता रहे थे एसिड एंड ईस्टर और फिर ये चलो अल्कोहल और एल्डिहाइड। ठीक है, तो उस चीज को एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। ये जैसे कभी भी अगर फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट अलग होगा तो अपना काम हो जाएगा। मतलब हेलो बेसिकली हम लोग, हाँ हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है अरविंद? हेलो, पता नहीं आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको। चलो, तो जैसे हम लोग का एसिड वाला पार्ट के साथ तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप था, बट ये चीज ध्यान रखना है, फिनॉल एंड अल्कोहल वाला पार्ट। फिनॉल वाले पार्ट का मतलब हो गया बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप वाला पार्ट। अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप है तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। और अगर हम लोग का, जैसे मान लो ये कंपाउंड होता, मान लो ऐसा ग्रुप दे रखा कि बेंजीन के ऊपर एक OH है और एक CH3 है, और दूसरे वाले केस में बेंजीन के ऊपर जो CH3 है इसके ऊपर OH ग्रुप है, मतलब यहाँ वाले पार्ट में हम लोग बेसिकली अल्कोहल की बात कर रहे हैं। फिनॉल का मतलब हम लोग तब बोला करते हैं जब हम लोग का OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग वाले पार्ट से अटैच्ड हो। तो ये चीज फिनॉल है, बट यहाँ वाले पार्ट में हम लोग इसको अल्कोहल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप वाला पार्ट डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच ना होकर के किसी नॉर्मल कार्बन से अटैच्ड है। तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर फिनॉल के जैसा यूनिट रहा, मतलब बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप रहा और अल्कोहल रहा, तब उस केस में इस चीज को भी हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आराम से बोल सकते हैं। अरविंद आवाज आ रहा है तुमको? पता नहीं चल रहा है इसको आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी लोग आवाज आ रहा है ना? हेलो, Yes sir. Yes. चलो ठीक ठीक है, ओके। So, तो
क्या? Router. पता नहीं क्या बोला, हमको समझ नहीं आ रहा है। तो इस एक चीज का ध्यान रखना, फिनॉल अल्कोहल वाला पार्ट हम लोग का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा। इसके अलावा साइनाइड और आइसोसाइनाइड, ये भी नाम अपने को ध्यान रखना है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का भी मतलब तुम लोगों को बताया था, साइनाइड का मतलब होता है सिंपली CN। इसका मतलब अगर कार्बन चेन के साथ CN है तो RCN साइनाइड बोलेंगे, अगर आइसोसाइनाइड बोलेंगे तो NC बोल सकते हैं हम लोग। इन दोनों के प्रॉपर्टी में वेरिएशन होगा, क्योंकि पहले वाले केस में कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसका रिएक्शन अलग टाइप से होगा। दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर नहीं है। हाँ अरविंद बोलो। सर थोड़ा ऊपर करिए ना। 1 मिनट, कहाँ से तुम्हारा छोटा हुआ है, जल्दी बोलो। सर वो आप एल्डिहाइड और अल्कोहल वाला बनाए थे और फिर उसको रिलेट किए थे एसिड एंड ईस्टर ठीक से। है, तो जैसे इसमें मान लो कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और नीचे एल्डिहाइड और अल्कोहल वाला पार्ट दे रखा, तो एल्डिहाइड और अल्कोहल का प्रॉपर्टी अलग होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो ये दोनों के दोनों पार्ट को हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलेंगे। बेसिकली कोई भी दो डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टी वाले फंक्शनल ग्रुप आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक पार्ट ध्यान रखना है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड। फंक्शनल ग्रुप का नाम सेम है बट दोनों के रिएक्शन सेम नहीं होते हैं, आगे जाके मालूम पड़ेगा कि दोनों के रिएक्शन सेम नहीं हो सकते हैं, काफी सारे वेरिएशन है उसमें। तो इसीलिए इन सबको अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से, इनफैक्ट इनका फिजिकल पॉइंट मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग होता है। ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो 1 डिग्री अमाइन है, तो 1 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, बट अगर हम लोग 3 डिग्री अमाइन लेके चले तो इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। पहला वाला पार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा जबकि दूसरा वाला पार्ट नहीं करेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ तो डेफिनेटली हम लोग के फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन आएगा ही आएगा। तो इसीलिए इन सब में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन वाले पार्ट में जो हम लोग का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, दोनों में वेरिएशन होता है। और हम लोग को कोई भी एक वेरिएशन चाहिए, यहाँ तो दोनों में है, तो इस केस में आराम से इन दोनों को हम लोग ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलेंगे। उसके अलावा फिनॉल वाला पार्ट, इसका मतलब कि OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो इसको हम लोग फिनॉल बोलेंगे। अगर OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली अटैच ना होकर किसी कार्बन से अटैच्ड है तो इस चीज को अल्कोहल बोलेंगे। और जब बेंजीन से OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जबकि नॉर्मल अल्कोहल वाला पार्ट बेस होता है, नॉर्मली बेस होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा बेस हो, बट नॉर्मली बेस होता है। और इसका प्रॉपर्टी भी अलग होता है, बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो फिनॉल नहीं देता, दूसरा कंपाउंड देता है। तो इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन है। फिनॉल और अल्कोहल का एग्जांपल अपने को ध्यान रखना है। उसके अलावा साइनाइड आइसोसाइनाइड यूज कर सकते हैं हम लोग। और बाकी जहाँ कहीं भी तुमको आइसोमर दिखाई दे दे, जहाँ कहीं भी अलग फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे दे, उस चीज को हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल सकते हैं। तो बेसिकली 11 से 12 तक जाते जाते बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स अपने को पता चलेंगे, तो वहाँ से मालूम पड़ जाए कि हाँ ठीक है, ये सब आइसोमर्स की कैटेगरी में हम लोग आराम से डाल सकते हैं। और दूसरा, जब हम लोग क्वेश्चंस को एग्जाम्पल के फॉर्मेट में मूव कर मतलब ये डिस्कस कर रहे होंगे, तब वहाँ पे ये चीज का पॉइंट आ जाएगा कि कौन कौन से कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप कैसे अलग कर करके हम लोग आइसोमर बना सकते हैं। बट ये कुछ पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको थोड़ा याद रखना होगा। बाकी तुमको फंक्शनल ग्रुप अलग दिख गया, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ऐसा आराम से बोल सकते हैं। और इसके बाद जो अपना सबसे लास्ट आइसोमर है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटामर। ऑल्दो मेटामर वाला पार्ट पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर का पार्ट माना जाता है। इनफैक्ट पोजीशन आइस मतलब ये थोड़ा एम्बिगियस टाइप का चीज है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस भी करेंगे। और क्योंकि इस तरह का पॉइंट बहुत यूनिक टाइप का पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखना होगा अपने को। बट अभी के लिए पहले तो हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि मेटामर वाला पार्ट क्या होता है, बस ये चीज का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो उस केस में जैसे एक चीज हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेट में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली मेटामर नहीं बोलते, ये दो कंपाउंड मेटामर है। हम लोग इस तरीके से बात करते हैं कि कोई भी दो कंपाउंड अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल कर ले तब उसको हम लोग आपस में मेटामर बोला करेंगे। कभी भी क्वेश्चन में मेटामर ड्रॉ करने नहीं बोला जाएगा, बहुत ही सिंपल सा रूल है, कभी भी क्वेश्चन में मेटामर ड्रॉ करने को नहीं बोला जाएगा, हमेशा रिलेशन फाइंड करते वक्त ही मेटामर निकालने बोला जाएगा। तो इस केस में हम लोग सबसे पहले कंडीशन वाइज अगर बात करें तो पहला कंडीशन ध्यान रखना है, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। और मस्ट बी सेम का मतलब गिवन दो कंपाउंड्स में जिसमें रिलेशन निकाल रहे हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, पहला चीज। एंड दे मस्ट बी बाईवैलेंट और पॉलीवैलेंट।
फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट सेम होना चाहिए दोनों कंपाउंड में। अगर दोनों सेम नहीं हुआ तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलेंगे। इसके जस्ट आगे हम लोग एक लिखाएंगे कि अगर चारों आइसोमर पॉसिबल है तो प्रेफरेबली कौन सा आइसोमर बोलना है अपने को। इस चीज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट सेम होना चाहिए और मस्ट बी बाईवैलेंट और पॉलीवैलेंट। बाईवैलेंट का मतलब दो वैलेंसी होना चाहिए, पॉलीवैलेंट का मतलब दो या दो से ज्यादा में हम लोग तीन या तीन से ज्यादा के लिए वर्ड मेंशन कर सकते हैं। और बाईवैलेंट और पॉलीवैलेंट का मतलब इस तरीके से समझ लो, जैसे मान लो कि अगर अल्कोहल ग्रुप है तो अल्कोहल ग्रुप के साथ हम लोग का जो फ्री वैलेंसी है वो केवल एक होता है। तो बाई वैलेंट यहाँ पे नहीं बोल सकते, इसको मोनोवैलेंट बोलेंगे। बेसिकली हम लोग बाई वैलेंट जो वर्ड एसोसिएट कर रहे हैं वो इस चीज से एसोसिएट कर रहे हैं कि हम लोग का ये जो ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ कितने कार्बन चेन्स अटैच्ड है। तो हम लोग का जो OH ग्रुप है इसके साथ केवल एक कार्बन चेन अटैच्ड होगा, मतलब मोनोवैलेंट है, तो ये अपने काम का नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ईथर लेके चले तो ईथर के दोनों साइड हम लोग का कार्बन चेन होगा, मतलब जब भी हम लोग ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फ्री वैलेंसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे कार्बन चेन होना चाहिए। तो हम लोग का ईथर वाला जो पार्ट है इस चीज को हम लोग बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। थायो ईथर को भी बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं क्योंकि सल्फर के दोनों तरफ कार्बन चेन है। मान लो अमाइन की बात करते हैं तो अमाइन वाले पार्ट में अपने पास दो तीन पॉसिबिलिटीज है। एक तो 1 डिग्री अमाइन हो गया, तो 1 डिग्री अमाइन में केवल एक फ्री वैलेंसी अवेलेबल है, तो ये वाला पार्ट अपने काम का नहीं होगा। बट अगर 2 डिग्री अमाइन है तो 2 डिग्री अमाइन वाले पार्ट में एक तो हाइड्रोजन के साथ फिक्स्ड वैलेंसी है बट दो वैलेंसी तो फ्री है, तो इस चीज को हम लोग आराम से बाई वैलेंट बोल सकते हैं। अगर 3 डिग्री अमाइन है तो 3 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन का तीन वैलेंसी फ्री है। अगर तीन वैलेंसी फ्री है तो इस चीज को हम लोग आराम से ट्राई वैलेंट बोल सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का जो तीनों वैलेंसी है ये तीन कार्बन चेन से अटैच्ड है। तो बेसिकली हम लोग वैसे फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं जो दो कार्बन चेन से अटैच्ड है। तो हम लोग इस तरह के पार्ट में बाईवैलेंट और पॉलीवैलेंट वाला पार्ट यूज करना शुरू करेंगे। जैसे ईस्टर की बात करते हैं तो ईस्टर वाले पार्ट को इतने से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ईस्टर वाले पार्ट में एक तरफ कार्बन चेन है, दूसरी तरफ भी कार्बन चेन है। इसका मतलब इस चीज को भी हम लोग आराम से, इनफैक्ट कार्बन चेन का मतलब यहाँ पे भी कार्बन चेन है बेसिकली। तो एक ईस्टर वाले पार्ट को हम लोग बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप आराम से बोल सकते हैं। मान लो अगर हम लोग एनहाइड्राइड की बात करते हैं तो एनहाइड्राइड वाले पार्ट में भी हम लोग के दोनों साइड कार्बन चेन एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब इस चीज को भी हम लोग बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। मान लो हम लोग इस कंपाउंड की बात करते हैं सल्फर के साथ कौन सा कंपाउंड ले लिया जाए। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इसके साथ कार्बन चेन, दूसरा ऑक्सीजन इसके साथ कार्बन चेन, इस तरह के कंपाउंड की बात कर सकते हैं। तो वैसा कोई भी कंपाउंड जिसके, या वैसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों तरफ कार्बन चेन एग्जिस्ट करता हो, केवल एक तरफ नहीं। जैसे जितने भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट, इन सब में हम लोग केवल एक ईस्टर वाले पार्ट को आराम से बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मान के चल रहे हैं क्योंकि उसके दोनों तरफ कार्बन चेन है। बट इसके अलावा तो सॉरी, अमाइड वाले पार्ट को भी कंसिडर कर सकते हैं। अमाइड वाले पार्ट में C डबल बॉन्ड O के साथ नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की तरफ भी कार्बन चेन हो सकता है और उसके अलावा इधर भी कार्बन चेन हो सकता है। तो यहाँ पे तीन तरफ कार्बन चेन हो सकता है, इसका मतलब इसको भी हम लोग ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। तो उस फंक्शनल ग्रुप के दो तरफ कार्बन चेन होना चाहिए, तब हम लोग उसको बाईवैलेंट, या फिर अगर दो से ज्यादा तरफ कार्बन चेन हुआ तो ट्राईवैलेंट, अगर उससे भी ज्यादा हुआ तो उसके इसमें पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। तो सबसे पहला अपना कंसिडरेशन ये है कि दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, सबसे पहला चीज, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट बाईवैलेंट या फिर पॉलीवैलेंट होना चाहिए। ये सबसे मस्ट कंडीशन है जो अपने को ध्यान रखना होगा। एक बार ये चीज फुलफिल हो गया तो इसके जो बाद वाला कंडीशन है उसको लिख तो देंगे हम, बट उसको लिखने पे समझ नहीं आएगा चीजें, जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब मालूम पड़ेगा इस चीज का। बट इसमें ऐसा मेंशन करते हैं हम लोग। प्रायोरिटी टेबल फॉलो होगा? क्या होगा? प्रायोरिटी टेबल फॉलो करेंगे? फिर से बोलो, क्लियरली आवाज नहीं समझ में आया। प्रायोरिटी प्रायोरिटी टेबल टेबल फॉलो फॉलो करेंगे? प्रायोरिटी रूल को फॉलो करेंगे नहीं, प्रायोरिटी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को दो कंपाउंड्स के बीच में कंपैरिजन करना है, तो प्रायोरिटी रूल से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। प्रायोरिटी नोमेनक्लेचर में खत्म हो गया, वो प्रायोरिटी नोमेनक्लेचर तक याद रखना, उसके बाद भूल जाना है। उसके आगे पीछे उस प्रायोरिटी का कोई काम अपने को नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो सेकंड रूल है उसमें हम लोग इस तरीके से बात करते हैं, द चेन लेंथ ऑफ कार्बन चेन on any two side
अब जैसे एनी टू साइड है तो बाई वैलेंट में 2 ही साइड हो सकता है कार्बन चेन, बट ट्राई वैलेंट में 3 साइड हो सकता है, तो हम लोग किसी भी 2 साइड की बात कर रहे हैं। ऑन एनी टू साइड ऑफ द कार्बन चेन must change simultaneously। हम लोग का जो बाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके एटलीस्ट 2 तरफ के कार्बन चेन में साइमल्टेनियस वेरिएशन होना चाहिए। कार्बन चेन का मतलब कार्बन चेन के लेंथ में साइमल्टेनियस वेरिएशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो जैसे ये कंपाउंड दे रखा और ये कंपाउंड दे रखा, तो इन दोनों कंपाउंड में अगर रिलेशन निकालना शुरू करें और हमको नहीं मालूम है अभी तक कि मेटामर क्या होता है और हम लोग रिलेशन निकाले, तो दिख रहा है कि पहले वाले कंपाउंड में ईथर फंक्शनल ग्रुप है, दूसरे वाले केस में इथल फंक्शनल ग्रुप है। मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो नहीं हो सकता, पहला चीज। एक चीज बताओ, पहले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर क्या होगा? प्रियांश तुम बताओ, नोमेनक्लेचर क्या होगा पहले वाले पार्ट का? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा तो दूसरे से पूछेंगे। ये तुम्हारा क्लास छूटा था नोमेनक्लेचर का। नहीं सर। अद्वै बताओ, पहले वाले केस में नोमेनक्लेचर क्या होगा? तो भूल गए। भूल ज्योत्सना। हमको भी देखना पड़ेगा। अरविंद। डाई इथाइल ईथर या फिर इथॉक्सी इथेन। डाई इथाइल इधर कॉमन नेम है, कॉमन नेम नहीं चाहिए अपने को। इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी इथेन। सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो हम लोग पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। अब पेरेंट चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और क्योंकि ईथर वाला पार्ट हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है तो सब्स्टिट्यूएंट के जैसे ही काम करना है। इसके दोनों तरफ के कार्बन चेन में कोई एक कार्बन चेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दोनों बराबर है, एक बार कार्बन चेन सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बन गया ये पार्ट। नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर, और 2 ही कार्बन है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, जहां भी सब्स्टिट्यूएंट लगेगा वही पार्ट नंबर 1 बनेगा। तो आराम से नोमेनक्लेचर में इथॉक्सी इथेन वर्ड मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड वाले केस में जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इस केस में हम लोग के 3 का कार्बन चेन पेरेंट चेन बनेगा, और यहाँ वाले पार्ट में हम लोग को पोजीशन देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ अलग पोजीशन हो सकते हैं। तो यहाँ वाले पार्ट में मिथॉक्सी हो जाएगा, और उसमें भी 1 पोजीशन पे मिथॉक्सी, उसके अलावा हम लोग का 3 का कार्बन चेन मतलब प्रोपेन। तो जैसे लास्ट क्लास में हम क्या बताए थे तुम लोगों को चेन आइसोमर में, कि अगर पेरेंट चेन का नाम चेंज हो गया तो उसको चेन आइसोमर बोलते हैं। इसका मतलब चेन आइसोमर है ये, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम लोग मेटामरिज्म की बात कर रहे हैं तो ये मेटामर भी है, और अगर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है तो चेन आइसोमर मेटामर दोनों बोलेंगे हम लोग। बट अगर सिंगल चॉइस ऑप्शन है तो हम लोग प्रेफरेबली मेटामर वाले पार्ट को मेंशन करेंगे। ये एक पार्ट है जो इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा जब भी रिलेशन निकालते हैं दो कंपाउंड्स के बीच में, तो उस प्रायोरिटी ऑर्डर जो भी बताएंगे उस प्रायोरिटी ऑर्डर का हमेशा ध्यान रखते हुए काम करना होगा। प्रॉब्लम मेटामर के साथ ही है कि मेटामर के साथ साथ दूसरा आइसोमर होगा ही होगा, इस तरीके की हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। और लेकिन उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, मतलब जो प्रेफरेंस ऑर्डर है 4 आइसोमरिज्म का, उन 4 आइसोमरिज्म के प्रेफरेंस ऑर्डर को फिर जब टॉटोमरिज्म पढ़ाएंगे तो उसमें प्रेफरेंस ऑर्डर में एक और चीज ऐड हो जाएगा। तो 5 आइसोमरिज्म के प्रेफरेंस ऑर्डर को थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आएंगे उस चीज पे हम लोग आराम से। मेटामर कैसे इस चीज को समझाते हैं? सबसे पहला चीज ये कि हम लोग का ईथर वाले पार्ट में ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन है। इसका मतलब हम लोग का फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट बाईवैलेंट है। तो हम लोग का जो पहला कंडीशन है वो फुलफिल हो गया, और बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम है, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा पार्ट, इसमें सिंपली ये देखना कि हम लोगों के उस बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में, अब दोनों साइड में लेफ्ट साइड राइट साइड ऊपर नीचे कोई मतलब नहीं है, कोई भी 2 साइड में, तो एक साइड हम लोग का ये राइट साइड वाला पार्ट है और दूसरा ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है अभी के लिए। अगर इसी कंपाउंड को ऐसा हम डिनोट कर दें, मेरी मर्जी पे, हम जैसा चाहे वैसा डिनोट कर सकते हैं। तो इस केस में एक ये साइड हो गया, एक नीचे का ये साइड हो गया। हम लोग को अपने मन से जो साइड सेलेक्ट करना है कर लो। तो इस केस में अभी के लिए लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है, राइट साइड में 2 कार्बन है, सिंपल सी बात है। जब दूसरे कंपाउंड की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड में 1 कार्बन है और राइट साइड वाले पार्ट में टोटल 3 कार्बन है।
तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक साइड से एक कार्बन को उठा के दूसरी साइड डाल दिया। तो जो साइमल्टेनियस वेरिएशन है वो बेसिकली यही चीज डिनोट कर रहा है कि एक साइड में कार्बन चेन कम होगा, दूसरे साइड में उतना ही कार्बन चेन बढ़ना चाहिए। चेन कौन सा है, पेरेंट चेन कोई मतलब नहीं है, केवल साइड्स की बात करें। जब एग्जांपल्स आएंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स मेंशन करेंगे। चेन क्या है कोई मतलब नहीं, पेरेंट चेन साइड चेन में कुछ आया कोई मतलब नहीं, लेकिन उस ग्रुप के एक साइड में जितने कार्बन थे केवल उसको काउंट करो। उसके दूसरे साइड में जो पूरा कार्बन चेन है, अब पेरेंट चेन में नहीं, पूरे कार्बन उसको काउंट करो। और दोनों में ये देखो केवल कंपैरिजन करते वक्त कि दोनों के नंबर ऑफ कार्बन में साइमल्टेनियस वेरिएशन है क्या। तो अगर यहाँ 2 कार्बन था, यहाँ का 1 कार्बन कम हो गया और यहाँ पे 1 कार्बन ऐड हो गया, इसका मतलब इस बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड के कार्बन चेन में, एटलीस्ट 2 साइड के कार्बन चेन में साइमल्टेनियस वेरिएशन है। मतलब सेकंड कंडीशन ये फुलफिल हो रहा, तो इस चीज को हम लोग आराम से मेटामर बोल सकते हैं। तो पहला काम बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप देखो, दूसरा काम बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड के कार्बन चेन में साइमल्टेनियस वेरिएशन है, इस चीज को चेक करो, वहां से हम लोग मेटामर वाले पार्ट को आराम से मेंशन कर सकते हैं। अभी डाउट मत पूछना, अभी कुछ और एग्जांपल मेंशन करेंगे तब उसके बाद डाउट वाले पार्ट पे आएंगे। जैसे मान लो ये कंपाउंड दे रखा और इसके साथ साथ हम लोग चलो ये कंपाउंड ले लेते हैं। मान लो ये दोनों कंपाउंड में कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहला कंपैरिजन क्या है अपना, तो इस केस में जो हम लोग का फंक्शनल ग्रुप है वो सेम होना चाहिए। तो जैसे अभी के लिए मान के चल रहे हैं कि हमको केवल मेटामर्स ही चेक करना है कि मेटामर है या नहीं है। तो पहले वाले केस में ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, दूसरे वाले केस में ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, और ईस्टर वाले पार्ट में उस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चेन होता है। तो बेसिकली बीच में एक हेटेरो एटम के दोनों तरफ कार्बन चेन हो रहा है। इसका मतलब हम लोग का फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट सेम है और उसके अलावा बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। तो हम इसको थर्ड कंडीशन कर देते हैं कार्बन चेन वाले पार्ट को। जब हम लोग इस कंपाउंड के एक साइड को देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 3 कार्बन दिख रहा है और दूसरे वाले साइड में हम लोग के पास 1 कार्बन दिख रहा है। नीचे वाले कंपाउंड में एक साइड में हम लोग के पास 2 कार्बन आ गया। इनफैक्ट उसको ऐसा कंपेयर करना कि कार्बोनिल कार्बन वाले साइड में, ठीक है, इसमें एक साइड, 2 साइड या लेफ्ट साइड राइट साइड भी मत कंपैरिजन करना। हम लोग रेफरेंस के हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बोनिल कार्बन वाले साइड में 3 कार्बन है और यहाँ कार्बोनिल कार्बन वाले साइड में 2 कार्बन है। तो यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन आया। जबकि ऑक्सीजन वाले साइड में 1 कार्बन है और नीचे वाले केस में ऑक्सीजन वाले साइड में अपने पास 2 कार्बन है। तो इस केस में बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में एक तरफ 3 कार्बन था, एक तरफ 1 कार्बन, यहाँ से 1 कार्बन को हम लोग उठा करके दूसरी साइड ऐड कर दिए। तो इधर का 3 का कार्बन घट के 2 हो गया और 2 का कार्बन बढ़ करके 3 हो गया। इसका मतलब बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड के कार्बन चेन में साइमल्टेनियस वेरिएशन हुआ। तो इस चीज को हम लोग थर्ड कंडीशन कार्बन चेन का वेरिएशन में पुट अप कर लिए, मतलब इस चीज को हम लोग आराम से मेटामर बोल सकते हैं। अब अगर दोनों एग्जांपल्स में कोई पार्ट नहीं समझ में आया होगा तो सवाल पूछ लेना। सर एक बार ऊपर तो कीजिए। एक डाउट था। 1 मिनट रुको। हाँ अनूप बोलो, पहले अनूप बोलो, उसके बाद अद्वैत से बात करते हैं। नहीं सर, बस देखना था। अरे अद्वैत बोलो। गुस्सा हो गया। हाँ जी अद्वैत, गुस्सा गुस्सा हो गया तुम। अद्वैत तो रिप्लाई नहीं कर रहा। सर मनाना पड़ेगा आपको। अरे भाई, इसका आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है पता कैसे चलेगा। अद्वैत आवाज आ रहा है? हाँ सर, अब आया। अब बोलो क्या डाउट है, गुस्सा हो गया अभी तुम? नहीं सर। क्या डाउट है बोलो। हाँ सर, एक ही साइड काउंट करने से नहीं होगा। एक ही साइड वेरिएशन करने से नहीं, अच्छा ये बोलना चाह रहा है कि चलो ठीक है, मैं इस तरह का एग्जांपल प्लेस करते हैं। मान लो, चलो ठीक है, अभी हम इथर वाले एग्जांपल में मॉडिफिकेशन कर देते हैं। मान लो एक ये कंपाउंड है और दूसरा एक ये कंपाउंड दे रखा। तो सबसे पहला चीज ये कि फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट सेम है,
पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, फुलफिल हो गया क्योंकि ईथर वाला पार्ट था। अब थर्ड कंडीशन पे अगर जाएंगे तो ऑक्सीजन के एक साइड में हम लोग के पास 2 कार्बन है, दूसरे साइड में 3 कार्बन है। नीचे वाले केस में ऑक्सीजन के एक साइड में 2 कार्बन है और नीचे वाले साइड में हम लोग के पास यहाँ पे अभी भी 3 कार्बन है। ऑल्दो एक डिफरेंस है यहाँ पे, इधर पेरेंट चेन 3 का हो गया जबकि यहाँ पेरेंट चेन 2 का है और एक का साइड चेन। लेकिन हम लोग को पेरेंट चेन साइड चेन से मतलब नहीं है, हम लोग को साइड से मतलब है, लेफ्ट साइड की राइट साइड। तो यहाँ वाले केस में हम लोग के राइट साइड वाले पार्ट में अभी भी 3 कार्बन है, अब यहाँ पे 2 कार्बन नहीं आया है। तो इस केस में हम लोग के बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में जितने कार्बन थे वो एग्जैक्टली सेम रह गया है। मतलब थर्ड वाले पार्ट में कोई साइमल्टेनियस वेरिएशन नहीं है। अगर वेरिएशन नहीं है इसका मतलब हम लोग यहाँ पे मेटामर वर्ड यूज नहीं कर सकते। अगर मेटामर यूज नहीं करेंगे वर्ड तो क्या करें, तो उस केस में हम लोग के पेरेंट चेन के चेन लेंथ में वेरिएशन है, इसका मतलब हम लोग आराम से यहाँ पे चेन आइसोमर वर्ड मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। तो इन जनरल चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर वाले पार्ट में हम लोग मेटामर वर्ड यूज कर लेते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा चेन आइसोमर होगा तो मेटामर होगा। हम लोग का कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर चेन आइसोमर प्लस मेटामर वाला पार्ट है तो हम लोग प्रेफरेबली चेन आइसोमर वर्ड प्रेफरेबली हम लोग मेटामर वर्ड यूज करेंगे। लेकिन अगर मेटामर का कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा तो चेन आइसोमर तो अलग से मेंशन कर ही सकते हैं। समझ आया अद्वै? नहीं सर, मतलब अगर एक एक साइड में कार्बन का लेंथ चेंज होगा, दूसरे साइड में होगा ही। अगर एक साइड में कार्बन का चेन लेंथ सेम चेंज होगा तो दूसरे साइड में होगा ही, ऐसा बोलना चाह रहा है? यस सर। चलो ठीक है, मान लो अगर ये एग्जांपल है तो यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ भी सर 2 तो कार्बन सबसे है। बेसिक स्टेप तो हम लोग परफॉर्म करेंगे ही ना, क्या आइसोमर चेक करने का, क्या? कि नंबर अनसैचुरेशन देखेंगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला पार्ट सेम नहीं है तो इस केस में आइसोमर नहीं हो सकता है, यहाँ पे आइसोमर नहीं हो सकता। तो जैसे वहां पे हम लोग चीजों को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में रखने के लिए ये चीज मेंशन किया है, द चेन लेंथ ऑफ कार्बन चेन ऑन एनी टू साइड। जैसे 3 साइड में चेंज हुआ तो हो सकता है कि एक साइड में चेंज हो तो उसकी वजह से बाई वैलेंट में दूसरी तरफ बाई डिफॉल्ट चेंज होगा, तो बाई वैलेंट में अलग केस हो गया। बट अगर ट्राई वैलेंट है तो ट्राई वैलेंट में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक तरफ चेंज हुआ हो और दूसरे बचे हुए दोनों में से वेरिएशन हो गया हो, ये भी तो हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा उसको जनरलाइज वे में पुटअप करने के लिए एनी टू साइड की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सेंस वही है। अगर बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है और एक साइड के कार्बन में वेरिएशन है और दूसरे साइड हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला तो काउंट करना ही करना है, तो एक तरफ अगर चेंज है तो दूसरे तरफ बाय डिफॉल्ट चेंज होगा, उतने से भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहे थे सर। गुस्सा हो गया था जी तुम? नहीं सर। ये लोग बोल रहा था, आदित्य आर्यन बोल रहा था। चलो ध्यान दो। मैं तो कुछ नहीं बोला, आपको ऐसा सुनाई दिया। चलो ध्यान दो, एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ऑल्दो ये थोड़ा एम्बिगस स्टेटमेंट टाइप का चीज है, हम बहुत जगह पे इसको रिसर्च किए थे पहले भी, बट क्लियरली हमको केवल एक जगह ये चीज पता चला कि ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, कीटोन डज नॉट शो मेटामरिज्म। ऐसा हम लोग बोलते हैं, ऐसा बोल देते हैं। इनफैक्ट तुम अगर नेट पे सर्च करो, गूगल करो, तो तुमको हमेशा ये दिखेगा कीटोन मेटामरिज्म शो करता है। लेकिन हम एक बार कहीं पे एग्जाम्पल देखे हैं, किस बुक में देखे हैं तो हमको ध्यान नहीं है, बट किसी स्टैंडर्ड बुक में एग्जाम्पल देखे हैं। जैसे मान लो ये 2 कंपाउंड है, तो ये 2 कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोग के पास कीटोन मतलब फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट सेम है। फंक्शनल ग्रुप में कीटोन अगर लेके चले तो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कीटोन में फंक्शनल ग्रुप सेम है, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है, तो भी इन दोनों को पोजिशनल आइसोमर बोला जाता है। जैसे इस फंक्शनल ग्रुप के एक साइड में 1 कार्बन है, दूसरे साइड में 3 कार्बन है। इस फंक्शनल ग्रुप के एक साइड में 2 कार्बन है और दूसरे साइड में भी 2 कार्बन है। तो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दो तरफ के कार्बन चेन में साइमल्टेनियस वेरिएशन है, इसका मतलब इसको हम लोग मेटामर बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज सोच के देखो, अगर नोमेनक्लेचर की बात करें तो अभी तक हम लोग ये लेके चल रहे थे कि चेन वाला पार्ट चेंज हो जाता है बेसिकली।
तो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के अगर दोनों तरफ के कार्बन चेन में वेरिएशन होता है तो चेन आइसोमर होता है, बट प्रेफरेबली उसको हम लोग मेटामर बोल रहे हैं। जबकि यहाँ पे चेन में वेरिएशन नहीं हुआ, यहाँ वाले पार्ट में हम लोग का 5 का कार्बन चेन है, तो नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में हम लोग 2 पेंटेनॉन वर्ड मेंशन कर सकते हैं, और दूसरे वाले केस में हम लोग आराम से 3 पेंटेनॉन वर्ड मेंशन कर सकते हैं। इस बार चेन में वेरिएशन नहीं है, पोजीशन में वेरिएशन है, और जब पोजिशनल आइसमर और मेटामर का सिनेरियो होता है तो प्रेफरेबली पोजिशन आइसमर को कंसिडर किया जाता है, मतलब तब हम लोग मेटामर वाले पार्ट को मेंशन नहीं करेंगे। तो ऐसा है, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो कीटोन का अगर केस रहा तो उस केस में हम लोग दोनों ऑप्शन मार्क करेंगे, पोजिशन आइसमर मेटामर। लेकिन अगर हम लोगों का सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तब इस केस में पोजिशनल आइसोमर मार्क करेंगे। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, हम सीधा यही स्टेटमेंट लिखा दिया करते हैं, कीटोन डज नॉट शो मेटामरिज्म वाला पार्ट। ऑल्दो सर्च करके एक बार तुम लोग भी देखना, क्योंकि हम ये 5-6 साल मतलब 4 साल 5 साल पहले, जब हमको लगता है पहली बार जब पढ़ा रहे थे तब उस टाइम पे रिसर्च किए थे, क्योंकि हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा था। हमको ध्यान था अपने टाइम से कि मेरे जो सर थे वैसा बोले थे मेटामरिज्म शो नहीं करता है, ये हमको ध्यान था। बट जब हम बुक्स वगैरह रीड कर रहे थे, ऐसे ही कोई एग्जाम्पल देख रहे थे एग्जाम्पल्स में मेटामरिज्म दे रखा है, तो एग्जैक्टली क्या फंडा था हमको नहीं पता चल रहा था। तो जब हम सर्च किए इन सब चीज़ों के बारे में तो उसमें दिखा कहीं एक ही जगह हम किसी बुक में देखे कि इसको पोजीशन आइसोमर दे रखा है। फिर जब और रिसर्च किए तो प्रेफरेबली उसमें पता चला कि दोनों आइसोमर्स होंगे, बट प्रेफरेबली पोजीशन आइसोमर बोला जाता है अगर कीटोन का सिनेरियो रहा तब। अगर बाकी जगह रहा तो इस तरह का कोई सिनेरियो अराइज नहीं होगा, तो इसीलिए। और दूसरा थोड़ा लॉजिकल है भी, क्योंकि इससे पहले जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप, इससे पहले जो कंपाउंड्स की बात कर रहे थे उसमें पेरेंट चेन चेंज हो जाता है, बट कीटोन में उस डबल बॉन्ड को इधर उधर करने से पेरेंट चेन सेम रहता है, क्योंकि इसका जो कार्बन है उसी कार्बन चेन का पार्ट बन जाता है। तो इसीलिए मेटामर को प्रेफरेबल पोजीशन पर रखना उतना सही नहीं रहता। हम लोग इस चीज को अगर पोजिशनल आइसोमर के फॉर्मेट में रखें तो ज्यादा प्रेफरेबल होगा। तो एक स्टेटमेंट का थोड़ा ध्यान रखना, कीटोन डज नॉट शो मेटामरिज्म। और अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन हुआ तब हम लोग पोजिशनल आइसोमर बोलेंगे, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ तो पोजिशनल आइसोमर विथ मेटामर, ये दोनों वर्ड हम लोग मेंशन करते हुए काम करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, मतलब ये थोड़ा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में सबसे एक यूनिक एक पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। बाकी पॉइंट सब वैसे भी हम लोग को ध्यान रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ तक के पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है, और अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग क्वेश्चंस वाले पार्ट में मूव करेंगे। तुम लोगों को कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन बताते जाना होगा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द गिवन कंपाउंड। एग्जांपल देते जाएंगे, तुम लोग को रिलेशन बताते जाना है। कोई डाउट है अभी तक तो पूछ लो। चलो, अगर डाउट नहीं है तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन द गिवन कंपाउंड्स। और इसमें सबसे शुरुआत है, क्योंकि हम लोग सबसे बेसिक सी बात कर रहे हैं तो कैसे काम करना है इस चीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले कंपाउंड का हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला रिलेट करना, सबसे पहला काम कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला रिलेट करेंगे। अगर कंपाउंड वाला पार्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है तो डिफरेंट कंपाउंड के केस में हम लोग आराम से डिफरेंट वर्ड मेंशन कर सकते हैं। पहला चीज़, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला पार्ट, जैसे हम फ्लो चार्ट बना देते हैं, सबसे पहले हम लोग को मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना है। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला पार्ट हम लोग का दो सिनेरियो आएगा, डिफरेंट निकल के आया तब उस केस में हम लोग डिफरेंट कंपाउंड वर्ड यूज कर देंगे, ठीक है। और अगर हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम निकल के आया तो सेम निकल के आने के बाद हम लोग, अभी के लिए तो हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की ही बात कर रहे हैं, तो अभी के लिए हम केवल स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए बोलेंगे। तो इस केस में आराम से चेक स्ट्रक्चर वर्ड मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, अगर स्ट्रक्चर वाला पार्ट डिफरेंट है तब इस केस में हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमर निकल के आएगा, एक चीज। और दूसरा, अगर स्ट्रक्चर वाला पार्ट सेम है तो इस केस में स्ट्रक्चर सेम होने पे इस चीज को हम लोग सेम या फिर आइडेंटिकल कंपाउंड बोल दिया करेंगे। मतलब जब हम लोग रिलेशन पूछेंगे तो तीन पॉसिबिलिटी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट, डिफरेंट कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम तो दो पॉसिबिलिटी, अगर स्ट्रक्चर सेम तो सेम या आइडेंटिकल कंपाउंड, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट तब उस केस में हम लोग उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। बट जब हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे तो तुमको क्लासिफिकेशन बताना है, चेन आइसोमर है कि पोजिशनल आइसोमर है कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है कि मेटामर है। और इसमें ये प्रायोरिटी ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना। प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है, फिर उसके बाद मेटामर वाले पार्ट को कंसिडर किया जाता है, फिर उसके बाद चेन आइसोमर वाले पार्ट को कंसिडर किया जाता है, और सबसे लास्ट में पोजिशनल आइसोमर वाले पार्ट को कंसिडर किया जाता है। मतलब अगर मान लो कि
चेन आइसोमर पोजीशन आइसोमर दोनों दिख रहा है तो पहले हम लोग चेन आइसोमर बोलेंगे, चेन आइसोमर मेटामर दोनों दिख रहा है तो पहले हम लोग मेटामर बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप और मेटामर दोनों दिख रहा है तो पहले हम लोग फंक्शनल, ऑल्दो फंक्शनल ग्रुप और मेटामर साथ में नहीं दिखेगा क्योंकि प्रायर कंडीशन ये है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप और चेन आइसोमर दिख रहा है तो हम लोग पहले प्रेफरेबली वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बोला करेंगे। इस एक प्रायोरिटी ऑर्डर का थोड़ा ध्यान रखना, और कीटोन का वो केस भी ध्यान रखना कि मेटामर और पोजीशन आइसोमर में हम लोग कीटोन के लिए प्रेफरेबली पोजीशनल आइसोमर वर्ड यूज किया करेंगे। ये एक पार्टिकुलर सिनेरियो तुम लोग को थोड़ा ध्यान रखना है, बट ये फ्लो डायग्राम थोड़ा ध्यान रखना। इसी फ्लो डायग्राम वाले पार्ट में जैसे आवाज मतलब नहीं आ रहा। फिर से ये चीज बोला है, रिपीट करना है। हेलो, वही सही नहीं देते, ये भी सही दिया होगा। अब याद हुआ है? फिर से बोलना है इस चीज को। यस सर। ओके, तो जैसे हम लोग सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे, और अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला पार्ट हम लोग का डिफरेंट है तो डिफरेंट कंपाउंड, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो हम लोग उसके आगे मूव करेंगे, ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर सेम है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर स्ट्रक्चर वाला पार्ट हम लोग का सेम है तो उस केस में सेम या आइडेंटिकल बोल देंगे, अगर डिफरेंट है तो हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करेंगे जिसमें चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप और मेटामर, ये 4 आइसोमर चेक करेंगे हम लोग। इन चारों में से कोई एक आंसर हम लोग बोल सकते हैं, और हम लोग इस प्रायोरिटी का थोड़ा ध्यान रखेंगे। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा, फिर मेटामर होगा, फिर चेन आइसोमर होगा, और फिर पोजीशन आइसोमर होगा। अगर हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो 2 ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के सवाल को मल्टीपल चॉइस में नहीं रखा जाता है, हमेशा सिंगल चॉइस में रखा जाता है। तो हम लोग सिंगल करेक्ट के हिसाब से इन चारों में से प्रेफरेबली जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है हम लोग पहले उसको आइसोमर में रखेंगे। जैसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और चेन आइसोमर अगर दोनों पॉसिबल है तो हम लोग प्रेफरेबली फंक्शनल ग्रुप आइसोमर टिक मार्क करेंगे, इस एक चीज का ध्यान रखना है। जब हम लोग स्टीरियो आइसोमरिज्म पढ़ लेंगे तो उसमें इसी पार्ट में एक और मॉडिफिकेशन होगा कि अगर हम लोग का स्ट्रक्चर सेम है तो इस केस में स्ट्रक्चर सेम होने पे हम लोग ये देखेंगे, मतलब सेम हो गया, अब इसके अंदर ये देखेंगे कि 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन कैसा है। तो इसमें फिर से 2 क्लासिफिकेशन आएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सेम या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिफरेंट, मतलब चेक इसके बाद सेम होने के बाद चेक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसमें अगर सेम तो एकदम सेम आइडेंटिकल कंपाउंड, अगर वहां पे ओरिएंटेशन में डिफरेंस है तो फिर कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जैसा सिनेरियो होगा उसके हिसाब से हम लोग बात कर सकते हैं। तो जब हम लोगों का स्टीरियो आइसोमरिज्म कंप्लीट होगा तो फिर से क्वेश्चन शुरू होंगे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द गिवन कंपाउंड। तब उस केस में यहाँ के फ्लो चार्ट को थोड़ा और एक्सटेंड करके हम लोग कंप्लीट क्वेश्चंस वाले पार्ट पे मूव करना शुरू करेंगे, तब और मजा आएगा। तब हम लोगों को थोड़े मल्टीपल डायमेंशन में सोचना पड़ेगा चीजें कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखें ताकि गलती ना हो, क्योंकि उधर गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। किस तरह के क्वेश्चन में हम लोग गलती कर सकते हैं आराम से डिटेल में मेंशन करते जाएंगे। तो फटाफट क्वेश्चन नोट करते जाओ और जो भी आंसर होगा बताते चले जाना। इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में क्या रिलेशन होगा? जिसका आंसर आता है बता सकता है, मतलब किसी से पूछेंगे नहीं हम आंसर। पोजीशन आइसोमर। दोनों कंपाउंड में बोलो भाई जल्दी, अपना अपना आंसर ओपनली बोल सकते हैं। पोजीशनल आइसोमर। हेलो, साहित्य आर्यन कुछ बोलना चाह रहा है। हाँ आदित्य बोलो। पोजीशन बोलो बोला, आइसोमर। वो तो बोला ही था पोजीशन आइसोमर। आदित्य आर्यन आर्यन के हिसाब से पोजीशनल आइसोमर। किसी को आंसर चेंज करना है, कुछ नया आंसर देना है? जल्दी बोलो कोई नया आंसर। हम लोग को CN वाले पार्ट का पोजीशन अलग दिख रहा है, यहाँ पे 1 पे CN, यहाँ पे 2 पे CN है, लेकिन अपना आंसर पोजीशन आइसोमर नहीं है, अपना आंसर चेन आइसोमर है। चेन टर्मिनेटिंग तो फंक्शनल ग्रुप है। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग का जो चेन वाला पार्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप में इस चीज का ध्यान रखते हुए काम करना है कि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, इसीलिए नोमेनक्लेचर का पार्ट जरूरी होता है। यहाँ पे हम लोग का 5 का कार्बन चेन है जबकि दूसरे वाले केस में 4 का कार्बन चेन है, तो देख के ऐसा लग रहा था कि हम लोग का पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ, बट एक्चुअली हम लोग का कार्बन चेन चेंज हो गया है, तो इस केस में हम लोग उसको चेन आइसोमर बोलेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल हम हमेशा यही कराते हैं, स्टार मार्क करना ही होता है जिसमें लोग गलती करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। मान लो, अच्छा हाँ, एक एक पार्ट हम एग्जांपल में मेंशन कर रहे हैं, जैसे मान लो ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, तो इन दोनों कंपाउंड्स में जैसे
एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोला जा सकता है इस चीज को, हम लोग आराम से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल सकते हैं, क्योंकि एक जगह अल्केन है और दूसरी जगह अल्कीन है। लेकिन इसके लिए एक और नाम डाला जाता है जो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होता है। इस चीज को इन जनरल रिंग चेन आइसोमर बोला जाता है, रिंग चेन आइसोमर। लेकिन ये जो रिंग चेन आइसोमर वाला पार्ट है, ये पार्ट एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हमको नहीं लगता कि ये पार्ट तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से ऑप्शन में कभी भी आएगा, मतलब जेईई मेंस एडवांस में आएगा। अगर सवाल आता है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आएगा, बट फिर भी ये नाम ध्यान रखना है, रिंग चेन आइसोमर वाला पार्ट। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर भी है और रिंग चेन आइसोमर भी है, प्रेफरेबली हम लोग इसको रिंग चेन आइसोमर बोला करते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दे रखा तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोला करेंगे, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये नाम हम कभी भी प्रीवियस ईयर में तो नहीं देखते, वहां पे पूछना थोड़ा इलॉजिकल है, एनसीईआरटी में ये नाम नहीं दे रखा है तो इसलिए पूछना नहीं चाहिए। फिर उसके आगे क्या होगा इस केस में आंसर? बोलते जाओ भाई आंसर। फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, सबसे पहले वाले केस में हम लोग के पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, जबकि दूसरे वाले केस में ये कार्बन चेन के लास्ट में चला गया, अब यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप में एल्डिहाइड कीटोन आ गया तो उस केस में हम लोग आराम से दोनों को फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल सकते हैं। हमेशा जो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इस ऑर्डर में चेक करना, पहले फंक्शनल ग्रुप चेक करना, फिर मेटामर चेक करना, फिर चेन आइसोमर चेक करना, फिर पोजीशन आइसोमर चेक करना, इस ऑर्डर में ही किसी भी क्वेश्चन को चेक करने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि उसमें गलती के चांसेस ना हो और थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा। ट्राई करते जाओ क्वेश्चन। एक काम करो, क्वेश्चन नोट करते जाओ अपने कॉपी में और एक ही बार डिस्कशन करना शुरू करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 पार्ट है, सबके बीच में रिलेशन निकालना है, 1 2 1 3 और 2 3, ये तीनों रिलेशंस निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 वाले 7 वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाइए ना एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है सर।
टेबल 2 और 3 दिखा दीजिए ना। एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन? 2 और 3 ये? हाँ सर। ओके, uh, ठीक सर, हो गया। अगर बन गया होगा तो इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं और इसके बाद फिर कुछ और क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन और भी हैं जो थोड़े अच्छे अच्छे टाइप के हैं, उन सब क्वेश्चंस के डिस्कशन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में पोजिशनल आइसोमर होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 वाले पार्ट में सेम कंपाउंड होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 वाले पार्ट में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बोलो भाई जल्दी, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में अगर किसी को कोई डाउट है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वाले पार्ट में 1 और 2 वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा। 1 और 3 वाला पार्ट मेटामर हो जाएगा। 2 और 3 वाला पार्ट फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। जिसको भी जो भी डाउट है आराम से पूछ सकता है। कोई डाउट नहीं है किसी को? बड़ा जल्दी क्लियर हो गया तुम लोगों का। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में पोजिशनल आइसोमर दिख रहा है हमको। क्वेश्चन नंबर 9 वाले पार्ट में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, एक तरफ अल्कीन और एक तरफ अल्काइन है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा। कोई डाउट 8 और 9 में तो बताओ। सर बोलो भाई। 9 में। 9 में
9 वाले पार्ट में एक तरफ अल्काइन दे रखा है ग्रुप और दूसरी तरफ अल्कीन दे रखा है। पहला तो ये देखो कि कार्बन सेम है या नहीं है, तो 1 2 3 4 5, दूसरे में 1 2 3 4 5, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। फिर हम लोग हाइड्रोजन काउंट नहीं करेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखेंगे। तो 2 पाई बॉन्ड मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2, यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। तो कार्बन सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, मतलब फॉर्मूला हम लोग का सेम होगा। एक तरफ अल्काइन है हम लोग का ग्रुप, जबकि दूसरी तरफ हम लोगों के पास 2 अल्कीन है। तो हम लोगों का अल्कीन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अल्कीन का जो प्रॉपर्टी है, वो अल्काइन से डिफरेंट होता है। तो इस केस में अल्कीन अल्काइन वाले पार्ट फंक्शनल ग्रुप से आराम से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोल सकते हैं। समझ आया? यस सर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चारों का रिलेशन निकालना है। 1 2 1 3 1 4, फिर उसका 2 3 2 4 3 4, 6 रिलेशंस निकालना है। 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। आज भी बारिश होगा, मजा ही आ गया सर बोकारो में। 1 और 2 वाले पार्ट में रिलेशन होना चाहिए मेटामर 1 और 2 में। फिर उसके बाद 1 और 3 वाले पार्ट में चेन आइसोमर। 1 और 4 वाले पार्ट में मेटामर। 2 और 3 वाले पार्ट में मेटामर। 2 और 4 वाले पार्ट में चेन आइसोमर। 3 और 4 वाले पार्ट में मेटामर। अगर कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन नंबर 10 में 10 ऑल दो अच्छा सवाल है, कोई डाउट है तो पूछ लेना आराम से। 2 और 3 वाला। 2 और 3 वाला क्वेश्चन नंबर 2 वाले पार्ट में एक चीज देखो। जैसे पहले तो ये देखेंगे कि हम लोग का फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट सेम है या डिफरेंट है। तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, यहाँ भी ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट सेम है, बाईवैलेंट है। फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो नहीं होगा। बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये चीज मालूम पड़ गया। तो सेम फंक्शनल ग्रुप, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बन चेन पे जाएंगे तो कार्बन वाले साइड में 2 कार्बन है, ऑक्सीजन वाले साइड में 3 कार्बन है। थर्ड वाले पार्ट में कार्बन वाले साइड में 3 कार्बन है, ऑक्सीजन वाले साइड में 2 कार्बन है। वो कार्बन कैसे है उससे मतलब नहीं है, बट कार्बन वाले साइड में 3 कार्बन है और ऑक्सीजन वाले साइड में 2 कार्बन। तो यहाँ ऑक्सीजन वाले साइड में 3 कार्बन, कार्बन वाले साइड में 2 कार्बन, जबकि यहाँ पे एक तरीके से इधर का एक कार्बन उठा करके हम लोग दूसरे साइड प्लेस कर दिया। तो दो मतलब बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड के कार्बन चेन में साइमल्टेनियस वेरिएशन हो गया। इस चीज को हम लोग आराम से मेटामर बोल सकते हैं। हाँ नो बोलो। सर 2 और 4। ठीक है। 2 और 4 वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो ये प्रियांश तुमको समझ आया 2 3? यस सर। ओके। 2 और 4 वाले पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप आइसोमर चेक करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप अगर ढंग से देखो तो सेम है, पहले वाले केस में ईस्टर, दूसरे वाले केस में भी ईस्टर, बस उल्टा लिख दिया, उसको घुमा दिए। ऑक्सीजन वाले साइड में 3 का कार्बन चेन है, यहाँ भी ऑक्सीजन के साइड में 3 का कार्बन चेन है। अब वो 3 कार्बन का चेन कैसा उससे मतलब नहीं है, बट 3 का कार्बन चेन है। और कार्बोनिल कार्बन की तरफ 2 कार्बन, यहाँ भी कार्बोनिल कार्बन की तरफ 2 कार्बन। तो इसका मतलब इस बाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड के कार्बन चेन में हम लोग का वेरिएशन तो नहीं है, पहला चीज। लेकिन अब एक चीज देख सकते हैं कि कार्बोनिल कार्बन में जैसे वेरिएशन नहीं है मतलब मेटामर नहीं हो सकता, तो दूसरा पार्ट भी छोड़ दिया, चेन आइसोमर की बात करते हैं। तो कार्बोनिल कार्बन वाले साइड में 2 कार्बन था स्ट्रेट लाइन में, यहाँ भी 2 कार्बन स्ट्रेट लाइन में। लेकिन ऑक्सीजन वाले साइड में हम लोग यहाँ पे अल्काइल ग्रुप वर्ड मेंशन करेंगे, उसमें भी एन प्रोपाइल है बेसिकली। जबकि नीचे वाले पार्ट में ऑक्सीजन पे ये साइड चेन और उसके ऊपर वापस एक और साइड चेन। तो अपने नोमेनक्लेचर वाले पार्ट में साइड चेन में वेरिएशन है। तो पेरेंट चेन में वेरिएशन हो या साइड चेन में वेरिएशन हो, उस चीज को हम लोग हमेशा आराम से चेन आइसोमर बोलते हुए काम करते हैं। बोलते थे कि नहीं बोलते थे ऐसा? हाँ सर, साइड चेन वाला नहीं देख। तो साइड चेन वाला पार्ट हम लास्ट क्लास में बोले हुए थे कि लोग नॉर्मली साइड चेन का ध्यान नहीं रखते। बुक्स वगैरह में भी साइड चेन नहीं मिलता बहुत ही अच्छे से, साइड चेन लोग भूल जाते हैं, उस चीज को ज्यादा ध्यान रखने का है। ठीक है, और कोई डाउट? अब
आज के लिए तो हम क्लास एंड कर रहे हैं होमवर्क दे करके। हम नेक्स्ट क्लास में 5-6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस और भी कराएंगे मेटामर से स्पेसिफिकली कुछ अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। आज के लिए हम काफी सारा क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं तुम लोगों को जो तुमको ट्राई करना है। 1 मिनट, अगर किसी को कोई डाउट है अभी तक तो आराम से पूछ सकता है, अगर डाउट नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और वर्कशीट नंबर 6 पूरा सॉल्व कर लेना क्लास है। कितने बजे तक होगा? यार अगले वीक और इसका ज्योत्सना का जो क्लास है वो ये हो गया है 125 तक हो गया है, तो क्लास हम लोग 130 से ही रख देंगे तो ज़्यादा बेटर है। 130 से 245 तक चलेगा, क्योंकि तुम लोग का दूसरा जो क्लास है वो तो वैसे भी शाम में लेट से होता है। तो 130 से 245 में मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत 130 से 245? नो सर। किसी को कोई दिक्कत है? लंच करना होता है, भूख लग जाता है, प्यास लग जाता है। नो सर। मेरा चल ही रहा है सर क्लास। तो तुम्हारा अभी भी क्लास चल रहा है? यस सर, कल तो छोड़ दिए थे, मतलब इसी पूरा छोड़ दिया, आज हुआ नहीं, ठीक है, छुट्टी था आज। वीक में 3 ही दिन क्लास होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट कुछ दिनों में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाएगा तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाफ ईयरली में तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, हाफ ईयरली में कोई सर लोड नहीं और आने वाला। सुबह नहीं हो सकता? यार हम तो सुबह लगा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 बजे से पहले मतलब मेरे ऊपर तो रहम करो तुम लोग थोड़ा। 10 सर बजे के अभी बाद तो जैसे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है क्या? सुबह मतलब 1 बजे से 1:30 बजे से मेरे क्लास में 7 हाँ। बजे से पहले लगेगा तो कंप्यूटर। हमको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मंडे फ्राइडे तुम लोग को वीक में 6 दिन में से हम तुम अभी एक काम करते हैं, तुम लोग अपने हिसाब से बता देना कि 1:30 बजे से 2:30 बजे तक हम कौन से दिन क्लास रख सकते हैं। मंडे से लेकर सैटरडे तक किसी भी 3 दिन रखना है हम लोग को, किसी भी 3 दिन। तो तुम लोग खुद से बता दो कि सर ये 3 दिन रख दीजिए। सर हाँ बोलो। टेलीग्राम ग्रुप पे पोल करवा दीजिए। यार उसमें प्रॉब्लम ये है कि मंडे मतलब कैसे उसमें पोलिंग सर करेंगे? उसमें मल्टीपल आंसर्स डाल दीजिएगा। मल्टीपल आंसर्स तो डालेंगे, बट मल्टीपल आंसर्स में भी तो ये हो जाएगा ना कि अच्छा हाँ ठीक है, उसमें 7 ऑप्शन डालने पड़ेंगे अपने को। मंडे संडे संडे भी नहीं, 6 ऑप्शन डालने पड़ेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे, क्योंकि अरविंद को शायद वेडनेसडे को दिक्कत है, उसका स्कूल वेडनेसडे को चलता है। तो नहीं वो सर, मेरा मंडे को दिक्कत है। यार तुम वेडनेसडे बोला था सर पहले। एक दिन चलता है बस स्कूल। अच्छा चलो ठीक है, नहीं सर, हम हम कभी नहीं बोले हैं। नहीं बोला है तुम? अरे यार नहीं सर, हम चलो वैसे ठीक भी है, इतना हम अभी दिक्कत नहीं है अभी हमको। अभी हम ग्रुप में पोलिंग डाल देते हैं। 7 ऑप्शन होगा ना। नहीं 7 नहीं, संडे को थोड़ा ना क्लास हो रहा है, 6 ऑप्शन है। क्या अरविंद नन ऑफ दिस क्या चलेगा ना। क्या आदित्य आर्यन तुम भी ऐसे, नन ऑफ दिस चाहिए तुमको इसमें भी? गजब नालायक है। ठीक है, हम अभी पोलिंग डाल देते हैं, उसके हिसाब से हम लोग शेड्यूल में मॉडिफिकेशन करा देंगे थोड़ा, क्योंकि सुबह के टाइम पे हम लोग खाली हैं, कभी भी हम लोग क्लास लगा सकते हैं। तो मंडे को लगाना है मंडे को लगाओ, ट्यूसडे को लगाना है ट्यूसडे को लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस टाइम पे क्लास लगा लो, ज्यादा आसानी से क्लास हो जाएगा हम लोग का। खैर होमवर्क में वर्कशीट नंबर 6 पूरा सॉल्व कर लेना है, ये सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। इस तरह के ही क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे थे, इस तरह के 1-2 क्वेश्चन हम लोग को क्लास में डिस्कस करना है, बट ठीक है आज के लिए पहले ट्राई कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में इस चीज को फिर से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बुकलेट में पूरा सॉल्व कर लेना, आइसोमेरिज्म का पूरा बुकलेट सॉल्व कर सकते हैं हम। मतलब सेक्शन नंबर जे ये पूरा सॉल्व कर लेंगे, सब्जेक्टिव में जितने क्वेश्चन है पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो 4-5 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी डाउट होगा अगर डाउट होगा तो ग्रुप में डाल देना, ताकि उसी दिन ऑन द स्पॉट तुम्हारा डाउट क्लियर कर दे, क्योंकि इसमें है कि 4 दिन के बाद किसी को याद नहीं रहेगा। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना ग्रुप में डाल देना, हम तुरंत रिप्लाई कर देंगे। मतलब आगे के 4 दिन में हम तुरंत रिप्लाई कर देंगे। क्लास में डिस्कशन करने का बहुत ज्यादा इसमें कोई फायदा नहीं होगा, हम लोग तुरंत ऑन द स्पॉट डाउट डिस्कशन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा इस चीज में। तो पूरा बुकलेट सॉल्व कर लो, वर्कशीट नंबर 6 सॉल्व कर लो, नेक्स्ट क्लास में 2-3-4 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम लोग। और इसके बाद फिर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इन सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। बाकी तुम लोगों को भी एक ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, जो हम बुक स्टोर वाली जो चीज तुम लोगों के साथ डिस्कशन किए थे, तो वो चीज हम लोग शुरू कर चुके हैं। ट्रायल फेज में हम लोग बोकारो से इस चीज को शुरू कर रहे हैं। बोकारो के बाद हम लोग का नेक्स्ट टारगेट है पटना और लखनऊ, ये 2 जगह। अभी हम लोग मैनुअल मोड में ही काम कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग उसको रांची रांची